नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कोशिका जो चैप्टर है सेल टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इससे पॉइंट बना है, जिस इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आपका बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। ये आपका जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें कुल आपका 1 लाख प्लस क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें पूरा निचोड़ है, वन लाइनर के फॉर्म में है ये बुक है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी के लिए है ना, कई एग्ज़ाम, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बहुत सारे जितना भी एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम, सारे के लिए आपका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए, सब के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामान्य विज्ञान। इसमें आपका इस पूरे बुक में आपका 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, आपका परीक्षा पॉइंट दिया गया है, एकदम वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। आज हम लोग जो कोशिका वाला चैप्टर है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई आपका कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? आपका कोशिका है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क में, ठीक है। किसने बताया था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडन ने बताया, 1838 ईस्वी में बताया था। किसने बताया था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है? स्लाइडन ने 1838 ईस्वी में बताया था। किसने बताया था कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? श्वान ने 1839 ईस्वी में बताया था। किसने बताया था कि कोशिकाओं का शरीर पहले से मौजूद कोशिकाओं से बना होता है? आपका विर्चो ने बताया था। किसने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? ये बात किसने बताया था? विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एमजे स्लाइडन तथा थियोडर श्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एमजे स्लाइडन तथा थियोडर श्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत आपका विषाणु पर लागू नहीं होता है। किसी जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। किसको माना जाता है? विषाणु को माना जाता है। जब ये किसी सजीव के बाहर रहेगा तो ये क्या रहता है? मृत रहेगा, है ना, अजीवित रहेगा। जब शरीर के अंदर घुस जाता है तो ये क्या हो जाता है? आपका जीवित हो जाता है, ठीक है। अपना कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। किसी जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। किसको माना जाता है? विषाणु को माना जाता है। विषाणु किससे बनी होती है? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनी होती है। विषाणु किससे बनी होती है? सम एकल तंतु आरएनए अणु से बनी होती है। चलिए कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितना भी जीव है उसकी उत्पत्ति आपका एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जितना भी जीव जंतु है उसका शरीर एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बना है, यानी प्रोकैरियोटिक नहीं तो वो क्या होगा? आपका यूकैरियोटिक होगा। कोशिका की उत्पत्ति जिन क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है, एक जीव को बनाती है। बहुत सारे कोशिका मिलती है तो किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है, ठीक है ना। और उत्तक से बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है? आपका ऑर्गन का निर्माण करता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलेगा तो जीव का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन कोशिका का प्रयोग किया जाता है। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण क्या कहलाता है? पूर्वावस्था कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, ठीक है ना।
सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? पूर्वावस्था प्रोफेज कहलाता है। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको मेटाफेज बोला जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली आपका प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड बोले तो वसा की बनी होती है। अगला अगला देखते हैं हम लोग, जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव पाया जाता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज और कोशिका भित्ति की अभाव पाई जाती है। किस जीव की सबसे लंबी कोशिका एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपका तंत्रिका तंत्र है ना। तो जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है आपकी? तो तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका बनी है आपको, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है आपकी? माइकोप्लाज्म बोल सकते हैं। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जीवाणु, इसको पीपीएलओ भी बोल सकते हैं, पीपीएलओ। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपका तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी ज्ञात कोशिका किसकी? आपकी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। अगला चलिए देखते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर। इधर आपका अंग दिया गया है, इधर प्रोकैरियोटिक, इधर क्या है आपका यूकैरियोटिक। अब देखते हैं अंग में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है? आपका उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन जो होता है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन आपका अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया आपका उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपका उपस्थित होता है। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यजलिका आपका क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ना। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में गोल्जी काय अनुपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक में गोल्जी काय अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में आपका उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए की बात करते हैं। डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में विकसित होता है। डीएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है। अगला पर चलिए, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में जो शोषण होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में शोषण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में शोषण आपका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। अगला पर बढ़िए, आंतरिक झिल्लियों
प्रोकैरियोटिक में आंतरिक झिल्लियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में आपका आंतरिक झिल्ली में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण आंतरिक झिल्लियों में होता है और यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। अगला प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल प्रोकैरियोटिक में जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाया जाता है। प्राप्ति स्थल आपका प्रोकैरियोटिक में जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ठीक है ना, प्राप्ति स्थल प्रोकैरियोटिक में जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य है। चलिए इस पर देखते हैं कौन कौन सा तथ्य सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। जो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ठीक है ना, तो जो कोशिका होती है स्तंभ कोशिका, ये प्राणियों में जीवन भर क्या करती है, जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस कहते हैं किसको, इसको क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। चलिए अब हम लोग केंद्रक नाभिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, किसने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। किसने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं, किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। कोशिका के किस कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। कोशिका किस कोशिकांग को मास्टर अंग कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, आपका नाभिक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाभिक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है, तो केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है, केंद्रक में होता है। अब चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन कार्ल बेंडा ने 1897 से 98 ईस्वी में की थी। किसे कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सूत्रकनिका, किसी कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर स्थित होता है। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर स्थित होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग।
वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है? किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? आपका क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? आपका क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है ना। क्रेब्स चक्र आपका कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के द्वारा। अगला देखते हैं, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म। अगला चलते हैं हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो राइबोसोम्स और अंतःद्रव जालिका का होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होती है। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? राइबोसोम और अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम्स में बनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? लाइसोसोम्स की खोज डी डवे ने 1958 ईस्वी में की थी। डी डवे ने 1958 में की थी। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? डी डवे ने 1958 ईस्वी में की थी। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो लाइसोसोम करता है। अगला चलिए देख लेते हैं, कोशिका के प्रमुख अंग है ना और उसके कार्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। इधर दिया गया आपका कोशिकांग और इधर उसका प्रमुख कार्य। कोशिका भित्ति सेल वॉल का क्या काम होता है? यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। ठीक है। तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य है बताइए? यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है ना। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाली पदार्थों का निर्धारण करती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह आघातों से कोशिका की रक्षा करती है। अगला चलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी बोले तो आर पार है ना, पार पार दिखेगा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य क्या है आपका? कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है आपका? कोशिकांग पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है।
केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहते हैं। केंद्रक को क्या कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है ना। केंद्रक की बात करते हैं, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इसमें इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। प्रद्रवी जालिका क्या करता है? यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना, इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है ना। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। अगला देख लेते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। यह कोशिका द्रव्य का यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये आपकी बात करते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। यह कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है ना। अगला देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम की खोज पैलेट ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम किसकी बनी होती है? राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला चलिए देखते हैं, लाइसोसोम। अब पढ़ते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने 1958 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने 1958 ईस्वी में की थी। लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैले जैसा होता है। लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैले जैसा होता है। लाइसोसोम्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर उनके पाचन में सहायता करती है। इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये जीवाणु और विषाणु से रक्षा करती है। ये जीवाणु और विषाणु से क्या करती है? रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है? लाइसोसोम रक्षा करती है। और इसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला चलिए देखते हैं हम लोग, गोल्जी काय, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है ना, बोलते हैं सेक्रेटरी अंग है ना, सेक्रेशन होता है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद करता है। गोल्जी का कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु तथा नील हरी शैवाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी का कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु तथा नील हरी शैवाल में नहीं पाया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, रसधानी या रिक्तिका वैकुल्स की बात करते हैं। रसधानी, है ना, रसधानी के अंदर तरल या ठोस पदार्थ भरा होता है। रसधानी के अंदर क्या भरा होता है? आपका तरल या ठोस पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती है।
जंतु कोशिका में रसधानियाँ किसकी कार्य करती है बताइए? तो जल संतुलन का कार्य करती है। पादप कोशिका की रसधानियों का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ होता है। ये पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग लवक। लवक प्लास्टिड, ठीक है ना। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाएगा बताइए? लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार अंडाकार, गोलाकार तथा तस्तरी नुमा होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? लवक आपका 3 प्रकार का होता है। पहला क्या आपका अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। अवर्णी लवक की बात करते हैं, ये किस में पाया जाएगा? ये जड़ तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। ये भोजन के भंडारण में मदद करता है। अगला देखते हैं वर्णी लवक, इसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक है। ये क्या आपका रंगीन लवक होते हैं। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है आपका? ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। अगला देखिए हरित लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। हरित लवक में क्या पाया जाता है? इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाया जाता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है और कैरोटीन की बात करता है। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। कैरोटीन का रंग पीला पड़ जाता है। किस कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग कैसा पड़ जाता है आपका? पीला पड़ जाता है। ठीक है ना। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है आपका? सहायता करता है। ठीक है, हरित लवक में आपका इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। किसमें? हरित लवक में। अगला चलिए देखते हैं हम लोग पादप कोशिका। ठीक है ना। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगला देख लेते हैं पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। कोशिका का कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसी में पाया जाएगा। यानी पेड़ पौधा क्या करता है आपका? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना। आदमी थोड़े फोटोसिंथेसिस चाहे जंतु करता है। तो ये किस में पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाएगा। अगला देखते हैं क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था? तो केवेंतु और पेलेटियर ने किया था। क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था? केवेंतु और पेलेटियर ने नामित किया था। अगला चलिए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पर्णहरित क्लोरोफिल क्या करता है? पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। अगला चलिए गैर हरित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है? गैर हरित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है? क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? इसमें कमी होती है। पर्णहरित की क्या होती है? उसमें कमी होती है। गैर हरित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है? पर्णहरित की कमी होती है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? नारंगी रंग प्रदान करता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? नारंगी रंग प्रदान करता है। गाजर का नारंगी
गाजर का नारंगी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाजर का रंग जो होता है नारंगी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। चुकंदर या गुलाबी रंग, चुकंदर का गुलाबी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण होता है। चुकंदर का गुलाबी रंग विटामिन के कारण होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल प्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल प्लेवोनाइड, नीला, बैंगनी या लाल प्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला पर चलिए, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। कौन है आपका? फाइकोसाइनिन है। अगला, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ है आपका पादप कोशिका, दूसरी तरफ आपका जंतु कोशिका। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों में आप पादप कोशिका में आपका पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। यानी जंतु में आपका कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। अगला देखते हैं, कवक और जंतुओं को छोड़कर सभी पादपों में पर्णहरित पाया जाता है ना। कवक और जंतु, ये कवक और जो जीवाणु है, कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादपों में पर्णहरित पाया जाता है। जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अगला चलिए, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकार सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो सेंट्रोसोम आपका पादप में नहीं होगा और जंतु कोशिका में आपका होता है। अगला देखते हैं, पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स इसमें पाई जाती है। जंतु कोशिका रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। जितना बड़ा आपका पादप कोशिका में रसधानी पाया जाता है ना, उसकी तुलना में जंतु कोशिका में बहुत छोटी क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है। किस में? आपका जंतु कोशिका में। अगला देखते हैं, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाई जाती है। अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होते। तारक केंद्र की बात करते हैं तो सेंट्रियोल आपका अधिकांश पादप कोशिका में नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है? आपका एक बेलनाकार कोशिकांग है जो ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से क्या होता है? ये बना होता है। ट्यूबलिन नामक प्रोटीन से बना होता है जो अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका किधर पाया जाता है? सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो पादप में आपका तारक केंद्र, तो ऐसे पादप भी तो आपका यूकैरियोटिक कोशिका में ही आता है। ठीक है ना, लेकिन पादप में आपका तारक केंद्र सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अधिकांश पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, सेंट्रियोल। इस प्रकार से जो कोशिका वाला चैप्टर था अपना क्या हो गया? ये कोशिका वाला चैप्टर अपना खत्म हो गया। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, है कि नहीं? तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और यहाँ से एकदम सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना इसमें छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको अलग से नोट बना लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में क्या होगा? आसानी होगा। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ऐसे ही हम जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है 1-2 बार हम खुद रिपीट किए हैं उसको। ठीक है ना, आप भी पढ़ते पढ़ते 1-2 बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है ना, उसको बार बार रिमाइंड कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कोई दूसरा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना, और अपना शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, है ना, ताकि रिवीजन करने में और आसानी हो आपको।